स्वागत आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड यूनिट आपकी सेकंड यूनिट थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही सेकंड वीडियो ली है। इसमें आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग सिफारिशें, किस किस ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, क्या आज्ञा पत्र लागू किए हैं, सारी इसी पर बेस्ड है। तो आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन आया था और उसके बाद कौन कौन सी नीतियां आयोग शुरू हुई थी। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या थी, कौन हमारे देश में सबसे पहले आया और किसने क्या नीति लागू की थी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों ने कौन कौन सी अपनी शिक्षा की जो जड़ें हैं वो जमाने के लिए कार्य किए थे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी, फर्स्ट हेडिंग, पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा संपन्न शिक्षा कार्य। तो भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारियों के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी हमारे देश में ईसाई धर्म संस्कृत के प्रचार और अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के उद्देश्य से आए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर के साथ रोबर्ट डी नोवेल भी हमारे देश में आने वाले सबसे पहले मिशनरी थे। उन्होंने देश भर में पैदल घूम घूम कर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। आज भी सेंट फ्रांसिस की अनेक संस्थाएं हैं जो हमारे संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं। पुर्तगाली व्यापारियों ने गोवा को सबसे पहले अपना केंद्र बनाया था। इसमें कोचीन, बम्बई, गोवा, सिलोन, हुगली, चटगांव, दमन व द्वीप ऐसे शिक्षा संस्थाएं हैं जहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा को स्थापित किया था। इन्होंने सबसे पहले स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है, 1556 में पुर्तगालियों द्वारा ही सबसे पहले गणित और स्थानीय शिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1556 में पुर्तगालियों द्वारा ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करवाई गई थी, जिसमें बहुत सारे ईसाई धर्म पाठ्य पुस्तकों की भारी मात्रा में छपाई करवाई गई थी। ठीक है, इन पुर्तगाली मिशनरियों ने प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए थे। सर्वप्रथम 1575 में गोवा के एजुसेट कॉलेज और 1577 में बांद्रा के सेंट एनी कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना कराई थी। इन कॉलेज में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसको अपनाया जाता था और लैटिन भाषा, जिसमें व्याकरण, जो तर्कशास्त्र होता है और जो संगीत है, उसकी भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। और हमारी जो फ्रीडम, हमारी जो आज़ादी थी, आज़ादी के बाद पुर्तगालियों का संपूर्ण भारत तो नहीं हुआ, लेकिन गोवा में अवश्य उन्होंने अपना जो प्रभुत्व है वो जरूर विद्यमान कर दिया था। और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद भी करा दिया था। सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी 1947 में, उसके बाद गोवा आज़ाद नहीं था। बहुत बाद में 1962 में जाकर गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डच ईसाई मिशनरियों की शैक्षिक कार्य। जो डच आए थे, पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे हमारे इंडिया में, तो उन्होंने क्या क्या शिक्षा कार्य किए थे अपने देश में, वो देखते हैं। पुर्तगालियों के बाद 17वीं शताब्दी में हॉलैंड के डच व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया, किंतु इनके मिशनरियों ने विद्यालय को ईसाई धर्म और शिक्षा का केंद्र नहीं बनाया। इनका काम नहीं था ईसाई और धर्म की शिक्षा प्रदान करना। डच व्यापारियों ने तटीय क्षेत्र जैसे बंगाल में हुगली, चिनसुरा, मद्रास में नागापट्टनम व बिल्लीपट्टनम में अपने व्यापारिक गतिविधियों को सक्रिय रखा, एक्टिव रखा। इन्होंने भारतीय में व जो इंडिया के बच्चे थे और जो विदेशी बच्चे थे, दोनों को एक साथ ही शिक्षा को प्रोवाइड कराया और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की। इन्होंने अपनी पद्धति में डच भाषा, स्थानीय भाषा, भूगोल, गणित तथा स्थानीय कौशलों की भी व्यवस्था की थी और दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाया था ताकि सब साथ में सीख सकें। लेकिन भारत के बाद इन्होंने बहुत जल्द अपनी जो पकड़ थी भारत पर, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये इतने पैर नहीं जमा पाए थे भारत में जितने पुर्तगाली जमा पाए थे। क्योंकि पुर्तगालियों की जो यहाँ पर रहने की जो क्षमता थी, जो राज करने की क्षमता थी, वो ज़्यादा थी।
ठीक है। तो उसके बाद आएंगे हमारे फ्रांसीसी मिशनरियों की शैक्षिक कार्य। जो फ्रांसीसी मिशनरी थी उन्होंने क्या क्या शिक्षा के कार्य में अपना योगदान दिया था वो देखेंगे। तो ये थर्ड हेडिंग होगी आपकी फ्रांसीसी मिशनरियों के शैक्षिक कार्य, ठीक है। तो डचों के बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी मिशनरी। 17वीं शताब्दी के बाद 1667 में फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी भारत में अपना जो आना है वो शुरू कर दिया था और अपने व्यापारिक केंद्र में पांडिचेरी, माही, यमन, कारिकल ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पर इन्होंने अपना जो राजस्व है वो स्थापित किया था। इन्होंने फ्रांसीसी और स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा को प्रदान किया था। इनका जो मिशनरी का जो कैथोलिक भाषा है उनको अनिवार्य रूप से प्रदान किया गया कि जो कैथोलिक भाषा है उसको आप पढ़ाओ, और जो कैथोलिक शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, उनको पादरी कहा जाता था। फ्रांसीसी मिशनरियों ने पांडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना की थी। इन मिशनरियों ने ईसाई धर्म के साथ साथ उपयोगी जो विषय थे उनकी भी शिक्षा प्रोवाइड कराई थी। लेकिन कर्नाटक में जो युद्ध हुआ था उसमें जब ये परास्त हो गए थे, जब इनको हार मिली थी, तो इनको भी भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। तो ये भी भारत से जा चुके थे। उसके बाद भारत में कौन आए थे? उसके बाद भारत में आए थे डेन मिशनरी। जो डेन मिशनरी हैं उनके क्या क्या शैक्षिक कार्य रहे हैं भारत में वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा ये, ओके। तो फ्रांसीसियों के बाद आने वाले थे डेन मिशनरी, और डेन मिशनरी आए थे 17वीं शताब्दी के अंत में। 1689 के एंड तक ये हमारे भारत में आए थे और डेनमार्क के निवासी थे डेन व्यापारी, जो हमारे देश में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में आए थे। तो इन्होंने क्या किया? शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म प्रचार के लक्ष्य को केंद्र बनाया और उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोले। दक्षिणी भारत में मद्रास के एक विद्यालय में तमिल भाषियों के लिए बाइबिल का तमिल भाषा में इन्होंने अनुवाद कराया। जो बाइबिल थी उनका इन्होंने अनुवाद कराया तमिल भाषा में, ठीक है। और उसके बाद ये अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्सेस नहीं रहे और 1845 ईस्वी में अंग्रेजों से बचने के लिए ये वापस लौट गए भारत को छोड़कर। तो लास्ट में आने वाले थे हमारे देश में अंग्रेजी मिशनरियों के शैक्षिक कार्य क्या क्या थे हमारे देश में वो पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला हमारा होगा पॉइंट अंग्रेजी मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और डेन के बाद में आने वाले थे अंग्रेज। ये आए थे 1600 ईस्वी में अपने व्यापार के उद्देश्यों से। यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना भी की थी और हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने के या फिर उसको विकसित करने के लिए इनका बहुत योगदान रहा है, ठीक है। इन मिशनरियों का भारत में प्रवेश व्यापारियों के माध्यम से होता था। प्रत्येक ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के साथ एक पादरी अवश्य आता था। इनका जो मेन मोटिव था वो था ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भारत में, ठीक है। लेकिन 1757 में हुए पलासी के युद्ध में इन्होंने विजय हासिल कर ली थी और 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भी कंपनी को बंगाल, बिहार और अवध प्रांत जो है वो प्राप्त हो गए थे। तो बंगाल का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जो हुआ था, यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में विजय हासिल हुई, जिसको लेकर ये भारत में रहने के लिए मतलब अपना जो वर्चस्व है उसको स्थापित करने में ये कामयाब हुए थे। तकरीबन 150 साल बीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य कर रहे थे भारत पर, वो उसमें कमी आने लगी, कुछ बाधा आने लगी। भारत ये चाहता था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें, इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उदास होने लगी और कलकत्ता मदरसा और 1790 में बनारस में संस्कृत कॉलेज कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। जो कलकत्ता मदरसा है और बनारस संस्कृत कॉलेज है वो इन्हीं की देन है, इन्होंने ही यहाँ पर बनाया था। 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षा में धन खर्च करने का निश्चय करने के लिए 3 नई धाराओं को जोड़ा गया था। जो 1813 का आज्ञा पत्र है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत में कौन कौन आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी, डेन, फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज, है ना। तो इसी तरह से आपको याद करना है
इसी क्रम में जब आप याद करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे 1813 का आज्ञा पत्र क्या था। तो पढ़ के ज़रूर आइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, अच्छे से रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।